कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि मैंने कहा था कि एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को एक मैराथन मिलेगी और उस मैराथन में सारे ही आपके जितना भी सिलेबस है, उस सारे सिलेबस की एक कंप्लीट मैराथन होगी और 1 क्लास होगी। चाहे जितना भी टाइम लगे पूरा जो क्लास है वो हम लोग करेंगे और इसी से आपको अपने एग्ज़ाम में जो 20 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सिलेबस की यहाँ मैराथन करेंगे तो 20 क्वेश्चन यहाँ से आने तो तय हैं क्योंकि कंप्लीट सिलेबस है और कहीं से नहीं आएँगे क्वेश्चन। यहीं से आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को क्लास का जो नोटिफ़िकेशन है वो समय पर मिलता रहे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो होम साइंस बाय प्रियंका मैम सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। वहाँ से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ने का ये बेनिफिट है कि वहाँ पर आप लोगों को जो क्लास का पीडीएफ है और जो क्लास का लिंक है दोनों प्रोवाइड कर दिया जाता है। पीडीएफ वहाँ पर फ्री में दिए जाते हैं, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है, जिससे आप लोग क्लास के बाद भी पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग जो अपना क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है। क्वेश्चन है कि कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है। सार्वजनिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, आत्मबोध। तो कार्य से किस प्रकार की पहचान विकसित होती है। सार्वजनिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक या आत्मबोध। किस प्रकार की विकसित होती है। व्यक्तिगत पहचान विकसित होती है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह न्यूनतम स्तर आय का जो किसी भी देश में उचित जीवन स्तर मापने के लिए महत्वपूर्ण होता है वह क्या कहलाता है। पूछा गया है कि वह न्यूनतम स्तर आय का जो किसी देश में मतलब किसी भी देश में उचित जीवन स्तर पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है वह क्या कहलाता है। गरीबी रेखा, विकास दर, जीवन की गुणवत्ता, जीवन स्तर। तो क्या कहलाता है। गरीबी रेखा कहलाता है, विकास दर कहलाता है, जीवन की गुणवत्ता कहलाता है, जीवन स्तर कहलाता है। तो क्या कहलाता है। जीवन की गुणवत्ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थपूर्ण कार्य से कौन विकसित नहीं होता है। मतलब अर्थपूर्ण कार्य से क्या विकसित नहीं होता है इनमें से। तो आत्मविश्वास, आत्ममहत्व, ए और बी दोनों, आत्म सलाधा। तो अर्थपूर्ण कार्य से क्या विकसित नहीं होगा। आत्म जो सलाधा है वो विकसित नहीं होती है, बाकी आत्मविश्वास, आत्ममहत्व दोनों विकसित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आप लोगों का वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवन को बेहतर बनाने में प्रबल इच्छा क्या कहलाती है। जीवन को बेहतर बनाने में जो प्रबल इच्छा है वो क्या कहलाती है। जीवांत, जीविका, जिजीविसा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाती है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो प्रबल इच्छा होती है वो क्या कहलाती है। जीविका कहलाती है। क्या कहलाती है। जीविका कहलाती है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति अपने कार्य को किस रूप में देखता है। जो व्यक्ति है वो अपने कार्य को किस रूप में देखता है। स्तर के रूप में, व्यावसायिक रूप में, उच्च पद, वेतन, ये सभी। तो किस रूप में देखता है। जो व्यक्ति होता है वो अपने कार्य को किस रूप में देखता है। स्तर के रूप में देखेगा, व्यावसायिक रूप में, उच्च पद, वेतन, ये सभी। तो किस रूप में देखता है। इन सभी रूपों में देखता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित परंपरागत व्यवसायों में किसे शामिल किया जाता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित परंपरागत व्यवसायों में किसे शामिल किया जाता है। बुनाई को, हस्तशिल्प को, छपाई को, फूड प्रोसेसिंग को। तो भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें जो प्रचलित परंपरागत व्यवसाय हैं उसमें किसे शामिल किया जाता है। किसे शामिल किया जाता है। किसे शामिल किया जाता है। हस्तशिल्प को। हस्तशिल्प जो है वो भारत का परंपरागत व्यवसाय है, इसलिए परंपरागत व्यवसाय में ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो 2 है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में चित्रण कला का विकास किस संदर्भ में हुआ। पूछा गया है कि भारत में चित्रण कला का जो विकास है वो किस संदर्भ में हुआ है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक। तो किस संदर्भ में हुआ है। भारत में चित्र कला है उसका विकास किस संदर्भ में हुआ है। धार्मिक संदर्भ में हुआ है। कौन से संदर्भ में। धार्मिक संदर्भ में हुआ है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी गई है, किसे दी गई है? ट्रांसजेंडर को, समलैंगिक को, लेस्बियन को, इनमें से कोई नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसे तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी गई है? ट्रांसजेंडर को, समलैंगिक को, लेस्बियन को, इनमें से कोई नहीं। किसे दी गई है? ट्रांसजेंडर को दी गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? वंचित लड़कियों को शिक्षित करना, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार करना, बालिकाओं को आवासीय सुविधा प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उनका उद्देश्य क्या था इनमें से? तो ये सारे उद्देश्य कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को ध्यान में रख करके, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं कि वहाँ पर जो वंचित लड़कियां हैं उनको शिक्षा भी मिले, और ऐसी लड़कियों को जो सुदूर क्षेत्र में रहती हैं जहाँ पर आसपास विद्यालय नहीं है, और साथ ही बालिकाओं को वहाँ रह कर के पढ़ने का अवसर मिले, जिससे उन्हें दूर क्षेत्रों से आने जाने में कोई भी जो सुविधा की असुविधा होती है वो ना हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुकारिकी का लाभ कौन सा है? पूछा गया है सुकारिकी का लाभ इनमें से कौन सा है? उत्पादकता को बढ़ाना, दक्षता को बढ़ाना, त्रुटियों को कम करना, ये सभी। तो पूछा गया है कि जो अर्गोनॉमिक्स है उसका लाभ क्या है इनमें से? उत्पादकता को बढ़ाना, दक्षता को बढ़ाना, त्रुटियों को कम करना, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो लाभ है वो सुकारिकी या फिर अर्गोनॉमिक्स के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्य व्यवस्था का साधन है? पूछा गया है कि कौन सा इनमें से कार्य व्यवस्था का साधन है? मानवीय अथवा अमूर्त साधन, अमानवीय तथा अथवा भौतिक साधन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कार्य व्यवस्था का साधन कौन सा है? अमानवीय अथवा भौतिक साधन, मानवीय अथवा अमूर्त साधन, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य व्यवस्था का साधन इनमें से क्या है? तो जो मानवीय और अमूर्त भौतिक साधन है, साथ ही अमानवीय और भौतिक साधन है, ये दोनों जो है कार्य व्यवस्था के साधन है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मानवीय अमूर्त, अमानवीय भौतिक, ये सभी कार्य व्यवस्था के साधन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था के मानवीय साधन में निम्न में से कौन से साधन पाए जाते हैं? पूछा गया है कि इनमें से कार्य व्यवस्था में जो मानवीय साधन है वो कौन सा है? रुचि, शक्ति, ज्ञान, सभी। तो कौन सा कार्य व्यवस्था में मानवीय साधन के अंतर्गत आएगा? रुचि, शक्ति, ज्ञान, सभी। मानवीय का मतलब होता है ऐसे साधन जो मानव के अंदर निहित होते हैं, तो ये सभी आते हैं। रुचि भी मानव के अंदर निहित होती है, शक्ति और ज्ञान सभी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था के अमानवीय साधनों में निम्न में से कौन सा है? तो मानवीय क्या होगा? जो मनुष्य के अंदर निहित होगा। तो जाहिर सी बात है उसका उल्टा क्या होगा? अमानवीय होगा, जो बाहरी वातावरण में स्थित होगा। तो कार्य व्यवस्था के अमानवीय साधनों में निम्न में से कौन शामिल है? धन, भौतिक वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, ये सभी। तो ये सभी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है बाहरी वातावरण में विद्यमान जो चीज़ें हैं या फिर वस्तुएं हैं वो हैं, तो ये सारे अमानवीय में आएंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणी की सुव्यवस्था में ग्रह की सुव्यवस्था में गृहिणी में निम्नलिखित कौन से गुण होने चाहिए? अगर ग्रह की सुव्यवस्था अच्छी करनी है तो गृहिणी में घर को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन से गुण होने चाहिए? कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, परिश्रमी व चरित्रवान होना चाहिए, अनुकूलता, कार्य कुशलता होनी चाहिए, जो उपरोक्त सभी है, मतलब ये सभी गुण होने चाहिए। तो ये सभी गुण होने चाहिए। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो करेक्ट हो जाएगा। कर्तव्य का ज्ञान भी होना चाहिए, परिश्रमी व चरित्रवान भी होनी चाहिए, अनुकूलता व कार्यकुशलता भी होनी चाहिए, ये सारे गुण होने चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्यों के विभाजन में शामिल नहीं है? पूछा गया है इनमें से कौन सा कार्यों के विभाजन में शामिल नहीं है? दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य, उपरोक्त सभी। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कार्यों के विभाजन में शामिल नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो चेंज हम लोग करेंगे, क्योंकि पूछा गया है कि कार्य के विभाजन में कौन सा शामिल नहीं है, तो ये सारे जो हैं आएंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं,
अब कहेंगे कि निम्न में से कौन कार्यों के विभाजन में शामिल है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना। ऑप्शन सारे ऐसे नहीं है कि इसमें से कोई सा निगेटिव हम लोग जो है चूज करें। ये सारे सही हैं, ये सारे कार्यों के विभाजन में शामिल है। दैनिक कार्य भी होते हैं, साप्ताहिक भी होते हैं, मासिक भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। उक्त सभी कार्यों के विभाजन में शामिल है। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन को करेक्ट कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करना होता है। तो कार्य व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसकी बचत करना होता है। समय की, धन की, श्रम की, उक्त सभी की। किसकी बचत करना होता है, इन सभी की बचत करना होता है कार्य व्यवस्था। इसलिए कार्य योजना बनाई ही जाती है ताकि व्यक्ति का समय, श्रम और धन बच सके। इसलिए कार्य व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य यही होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था सहायक कार्य है। समस्त कार्यों का समुचित नियोजन, गृह कार्यों में परिवार के सभी सदस्यों का यथासंभव सहयोग प्रदान करना, उत्तम कार्य विधियों का ज्ञान होना। तो कार्य व्यवस्था सहायक है, किसमें सहायक है, समस्त कार्यों का समुचित नियोजन करने में, गृह कार्यों में परिवार के सभी सदस्यों का यथासंभव सहयोग प्रदान करने में, उत्तम कार्य विधियों का ज्ञान करने में, या फिर उत्तम कार्य विधियों के ज्ञान में। तो इन सभी में सहायक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, इनमें से कौन से कारक कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। सूझबूझ की न्यूनता, आवश्यक साधनों का अभाव, पारिवारिक कलह, उक्त सभी। तो इसमें से कौन से साधन ऐसे हैं जो कार्य व्यवस्था को प्रभावित करेंगे। तो सूझबूझ की न्यूनता होगी, मतलब जब कमी होगी सूझबूझ की तो ये भी प्रभावित करेगा, जब साधनों की कमी होगी तो ये भी प्रभावित करेगा कार्य व्यवस्था को, और अगर पारिवारिक कलह होगा, परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे, तब भी कार्य व्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये सारे इसमें आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आजीविका नहीं है। पूछा गया है निम्न में से कौन आजीविका नहीं है। इसमें से ऐसा कैसी क्या चीज़ है जो आजीविका के अंतर्गत नहीं आएगी। पुजारी, प्रबंधक, वकील, श्रमिक, कलाकार। तो कौन सा ऐसा कार्य है जो आजीविका के अंतर्गत नहीं आता है। पुजारी, प्रबंधक, वकील, श्रमिक। तो कौन नहीं आएगा आजीविका के अंतर्गत, जो पुजारी होते हैं ना वो आजीविका के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑप्शन में जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आजीविका का साधन है। अब पूछा गया है कि आजीविका का साधन क्या है। लोगों की क्षमता, संपत्ति, आय, उक्त सभी। मतलब ये सारे सही है, तो कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और जो आजीविका है उसका साधन क्या है, लोगों की क्षमता है, संपत्ति है, आय है, उपरोक्त तो सभी है। तो उपरोक्त तो सभी आजीविका के साधन के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्य का रूप है। निम्न में से कौन कार्य का रूप है। आध्यात्मिक आचरण का एक भाग, आनंदपूर्ण और पूर्ण मानसिक संतुष्टि का स्रोत, और स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम, उक्त सभी। तो निम्न में से कार्य का रूप कौन सा है। ये सभी कार्य के रूप है। आध्यात्मिक आचरण का एक भाग भी कार्य का रूप है, आनंद और पूर्ण मानसिक संतुष्टि का स्रोत भी कार्य है, और साथ ही स्वयं की सृजन क्षमता का माध्यम भी कार्य है। तो ये सारे जो हैं वो कार्य के रूप के अंतर्गत आएंगे। उपरोक्त तो सभी आंसर आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन थे। इतने ये फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन थे। कितने थे, ये सारे फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन हैं। वो गैस जो फ़ोन है वो हैंग हो रहा था, इस वजह से ये आगे नहीं जा रहा था। अभी क्वेश्चन और हैं आप लोगों के लिए, तो और हैं, अभी घबराइए नहीं। यूनिट फर्स्ट चल रही है और यूनिट फर्स्ट के ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो अभी और यूनिट है। मुझे लगा इतने ही है, क्योंकि बहुत सारे मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए थे, तो मैं सोच रही थी कैसे इतना ही हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। निम्न में से कौन कार्य का प्रचलित अर्थ है। पूछा गया है कि कार्य का प्रचलित अर्थ इनमें से कौन सा है। एक, नौकरी आजीविका के रूप में कार्य, जीविका के रूप में कार्य, जीविका के रूप में मनपसंद कार्य, उपरोक्त सभी। तो इसमें से कार्य का जो प्रचलित रूप है वो क्या है। निम्न में से कार्य का जो प्रचलित अर्थ है वो इनमें क्या होगा, ये सभी होगा। एक, नौकरी और आजीविका के रूप में कार्य, जीविका के रूप में कार्य, जीविका के रूप में मनपसंद कार्य, ये सभी। ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु फैक्ट्री अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो पूछा गया है कि जो फैक्ट्री अधिनियम आया था वो कब आया था? 1948 में, 1943 में, 1950 में, 1976 में। तो कब आया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो संवैधानिक फैक्ट्री अधिनियम है वो कब आया था? 1948 में आया था। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? पूछा गया है कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 2002 में, 2004 में, 2006 में, 2008 में। किस वर्ष की गई है? 2004 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसका प्रचलन हजारों वर्ष पुराना है? शिल्पकला का, कृत्य कला का, चित्रकला का, बुनाई का। तो भारत में किसका जो प्रचलन है वो हजारों वर्ष पुराना है? किसका है? शिल्पकला का, कृत्य कला का, चित्रकला का या फिर बुनाई कला का। तो किसका प्रचलन जो है वो भारत में हजारों वर्ष पुराना माना जाता है? शिल्पकला का, कृत्य कला का, चित्रकला का, बुनाई का। किसका माना जाता है? शिल्पकला का माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन थे। यहाँ पर हम लोगों का जो स्लाइड है वो इंड हो गया है, वो बीच में फ़ोन हैंग हो गया था, इसीलिए जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को जो दिखनी है वो थोड़ा सा रुक गई थी। 1 मिनट रुक जाइए, स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। यूनिट फर्स्ट हम लोग की कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से यूनिट फर्स्ट से कोई भी क्वेश्चन आपकी इस यूनिट से और इन क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा, यहीं से देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग यूनिट जो सेकेंड है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अब आप लोगों की यूनिट सेकेंड स्टार्ट हो रही है। यहाँ से हम लोग यूनिट सेकेंड के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो यूनिट सेकेंड आप लोगों की खाद्य पोषण विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी जिसमें सभी जो जीवित जंतु हैं वो भोजन प्राप्त करते हैं और साथ ही उसका जैविक प्रक्रिया में उपयोग करते हैं? तो वो क्या कहलाती है? आहार, औषधि, पोषण ए और बी दोनों। तो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? आहार कहलाती है, औषधि कहलाती है, पोषण कहलाती है, क्या कहलाती है? कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ये संपूर्ण प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पोषण का प्रकार है? कौन सा पोषण का प्रकार है? स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण और उक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो है पोषण का प्रकार है? स्वपोषी, विषम पोषी, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का सी है वो राइट हो जाएगा। ये दोनों है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। स्वपोषी पोषण भी है और विषम पोषी पोषण भी होता है, दोनों पोषण के प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोगों का थर्ड यानी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विषम पोषी पोषण में शामिल है, क्या शामिल है? विषम पोषी पोषण में शामिल है तो क्या शामिल है यहाँ पर? प्राणी संभोजी पोषण, मृतजीवी पोषण, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विषम पोषी जो पोषण है उनमें से क्या शामिल होगा? जो संभोजी पोषण शामिल होगा या फिर मृतक जीवी शामिल होगा या फिर उक्त दोनों शामिल होगा? तो ये दोनों शामिल है। विषम का मतलब एक जैसे नहीं होंगे ना, अलग अलग होंगे। तो प्राणी संभोजी अलग है, मृतक जीवी अलग है, दोनों को साथ में एक साथ प्रक्रिया कराई जाएगी तो दो अलग अलग जो चीज़ें होंगी या फिर अलग अलग पोषण प्रक्रियाएं होंगी यह एक साथ होंगी तो वो विषम पोषण हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन की आदतों के आधार पर जंतुओं के प्रकार हैं। भोजन की आदतों के आधार पर जंतुओं के प्रकार हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतभक्षी, उक्त सभी। तो भोजन की आदतों के आधार पर जंतु किस प्रकार के होते हैं? शाकाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, मृतभक्षी होते हैं या फिर उक्त सभी होते हैं। तो भोजन की आदतों के आधार पर जंतुओं के ये सभी प्रकार होते हैं। शाकाहारी जंतु भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, सर्वाहारी भी होते हैं, मृतभक्षी होते हैं। मृतभक्षी का मतलब होता है कि जो केवल मरे हुए जानवरों को खाते हैं या फिर उनका मांस खाते हैं, वो मृतभक्षी कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोग का 4 है वो करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पोषण का प्रकार है। पूछा गया है कि कौन सा पोषण का प्रकार है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो शरीर की वृद्धि और क्षतिपूर्ति करते हैं, जो स्वास्थ्य सुरक्षा करते हैं, उक्त सभी। तो इनमें से कौन से पोषण के प्रकार हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करेंगे, वृद्धि और क्षतिपूर्ति करेंगे, स्वास्थ्य सुरक्षा करेंगे। तो पोषण, ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो पोषण कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए खाद्य सामग्रियों के चुनाव, संरक्षण, प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी, वितरण एवं उपभोग की तकनीकों को सम्मिलित रूप से कहते हैं। क्या कहते हैं? शोध, अनुसंधान, अभियांत्रिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी। तो खाद्य विज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए खाद्य सामग्रियों के चुनाव, संरक्षण, प्रसंस्करण, डिब्बाबंदी, वितरण एवं उपभोग की तकनीकों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे यहाँ पर? खाद्य प्रौद्योगिकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है। पूछा गया है 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु का कारण कुपोषण है। तो पहला है 25%, 30%, 40%, 50%। कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु का कारण कुपोषण है? तो 50% बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु का जो कारण है वो कुपोषण है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी होती है। पोलियो, आरक्तता, पीलिया, इनमें से कोई नहीं। तो आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आरक्तता होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। थायराइड, गलकंड, एड्स, हेपेटाइटिस बी और कुकर खांसी। तो पूछा गया आयोडीन की कमी से ना, तो आयोडीन की कमी से क्या होगा? हेपेटाइटिस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? गलकंड होगा, घेंगा होगा, या फिर गोइटर कहें, या फिर गलकंड कहें, या फिर घेंगा, एक ही बात है, आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयोडीनहीनता से ग्रसित राज्य है। कौन से राज्य ऐसे हैं जो आयोडीनहीनता से ग्रसित हैं? कौन से हैं? तो यहाँ पर आप लोगों के जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उक्त सभी। तो यहाँ पर कौन से ऐसे राज्य हैं जो आयोडीनहीनता से ग्रसित हैं, मतलब जहाँ पर आयोडीन की कमी से जो समस्या होती है, घींगा, गोइटर या फिर जो गलकंड वाली समस्या है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर ये समस्या देखने को मिलती है? तो ये सभी जो राज्य हैं ना वो आयोडीनहीनता से ग्रसित है, मतलब इन सभी राज्यों में आयोडीन की कमी से होने वाला जो रोग है वो यहाँ के रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आयोडीन की कमी है जो भोज्य पदार्थ है उनमें, जिससे इस रोग की जो समस्या है इन क्षेत्रों में बनी हुई है। तो यहाँ पर सारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से शरीर में कौन सा हार्मोन कम बनता है। तो कौन सा कम बनेगा? स्टेरॉन हार्मोन, थायराइड हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन शरीर में कम बनता है? कौन सा कम बनता है? जो थायराइड हार्मोन होता है ना वो कम बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होगा? विटामिन ए, बी, सी, डी। किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अल्पपोषण कहलाता है। भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला जो गंभीर अल्पपोषण है वो क्या कहलाएगा? मरासमस, बौनापन, क्वाशियोरकार, रतौंधी। तो जब भोजन और ऊर्जा दोनों की कमी से होगा तो वो क्या कहलाएगा? मैरास्मस कहलाएगा, या फिर बौनापन, या फिर क्वाशियोरकार, या फिर रतौंधी। तो जो रतौंधी है वो तो नहीं होगा क्योंकि ए की कमी से होगा, बौनापन भी नहीं होगा, आयोडीन की कमी से होगा। जो क्वाशियोरकार है ना वो प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी? प्रोटीन की। तो याद रखिएगा जहाँ पर क्वाशियोरकार होगा वो प्रोटीन की कमी से होता है। तो बचा क्या? मैरास्मस होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होने वाला जो रोग है वो मरासमस है। मरासमस मतलब मिला जुला है, जब दो चीज़ें मिलजुल के कम हो जाएंगी तब मैरास्मस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 1 है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक है? इसमें जो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, पूछा गया है कि इसमें से मैक्रो की जगह जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन से हैं, मतलब जो छोटी मात्रा में या कम मात्रा में हमारे शरीर में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो कौन से होते हैं, वो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। और जो बड़े अमाउंट में हमारे शरीर में जिनकी आवश्यकता होती है वो जो है वो वृहद या फिर वो बड़े जो पोषक तत्व हैं वो कहलाते हैं। तो बड़े जो वृहद होगा, जो मैक्रो होंगे, वो कौन से होंगे? प्रोटीन, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो हम ज़्यादा मात्रा में इंटेक करते हैं। और जो सूक्ष्म मतलब जिनकी कम मात्रा में हमारे शरीर में आवश्यकता होती है वो क्या होते हैं? जैसे कि जो विटामिन होंगे, जो मिनरल्स होंगे वो होंगे। तो विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, लौह तत्व, उक्त सभी, तो इन सभी की हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ऐसे तत्व हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किन खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता था? अचार, मुरब्बा, पापड़, ये सभी तो प्राचीन भारत में संसाधित किए जाने वाले मतलब प्रोसेस किए जाने वाले जो फूड हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये सभी हैं। इन सभी को संसाधित करके लंबे समय तक सुरक्षित करके रखा जाता था। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य उद्योग संसाधित खाद्यों के प्रमुख उत्पादन के रूप में उभरा है। जीडीपी में इसका कितने प्रतिशत योगदान है? तो जो भारतीय खाद्य उद्योग है वो संसाधित खाद्यों के रूप में उभरा है, उत्पादन के रूप में उभरा है। जीडीपी में इसका कितने प्रतिशत योगदान है? 6%, 5%, 4%, 8%। तो कितने प्रतिशत योगदान है? 6% है। कितना है? 6%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निकोलस एपट द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया किस वर्ष विकसित की गई थी? पूछा गया है कि जो निकोलस एपट है उसके द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बों में जो बंद करने की प्रक्रिया है वो किस वर्ष विकसित की गई थी? 1850 में, या फिर 1810 में, या फिर 1812 में, 1815 में। तो कब जो है निकोलस एपट के द्वारा विकसित की गई थी प्रक्रिया? 1810 में विकसित की गई थी। डिब्बों में जो बंद करने की जो खाद्य पदार्थों को प्रक्रिया है बंद करने की वो आई थी 1810 में। तो किसके द्वारा, उल्टा भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि डिब्बों में खाद्य पदार्थों को बंद करने की जो प्रक्रिया है वो किसने दी, ऐसे भी बन सकता है ना। तो क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़िए तो उसका 2-3 उसमें क्वेश्चन बन जाए। तो किसने दी थी? निकोलस एपट ने दी थी। ठीक, कब दी थी? 1810 में दी थी। 3 क्वेश्चन बन गए ना यहाँ से। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है आप लोगों का वो करेक्ट हो जाएगा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, FSSAI ने निम्न में से किस खाद्य पदार्थ के सुदृढ़ीकरण के लिए मानक निर्धारित किए हैं? नमक, गेहूं का आटा, दूध व तेल, उक्त सभी। तो जो FSSAI है उसने किसके लिए मानक बनाए हैं? नमक के लिए, आटे के लिए, या फिर जो दूध व तेल है उसके लिए किसके लिए मानक बनाए हैं? FSSAI ने किसके लिए बनाया है? इन सभी के लिए जो मानक है वो बनाए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाएगा। इन सभी के लिए जो मानक है वो बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं? तो FSSAI कहें या फिर FSSAI कहें, इनके द्वारा बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, लुई पास्चर क्या है? लुईस पास्चर जो है अंगूरी शराब को प्रसंस्कृत करने की जो प्रयास है वो इन्होंने कब किया? तो जो लुईस पास्चर है उनके द्वारा अंगूरी शराब को प्रसंस्कृत करने का जो प्रयास है वो कब किया गया था? 1860 में, 1862 में, 1864 में, या फिर 1866 में। तो कब किया गया था लुईस पास्चर के द्वारा जो प्रयास है वो कब किया गया था? 1860, 62, 64, 66। तो कब किया गया था? 64 में किया गया था। 1864 में किया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लुईस पास्चर ने निम्न में से किसके प्रसंस्करण पर शोध किया? अभी हम लोगों ने जाना ना, तो किसके प्रसंस्करण पर शोध किया? अंगूरी शराब, अल्कोहल, सिरका, बियर, उपरोक्त सभी। तो किसके प्रसंस्करण पर शोध किया था? इन सभी के प्रसंस्करण पर शोध किया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंगूरी शराब उसको जो है ये फर्मेंट करके अल्कोहल, सिरका और क्या होगा? बियर भी होगा। तो इसलिए ये जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भोजन के बिगड़ने या नष्ट होने के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? भोजन के बिगड़ने या नष्ट होने के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? पीड़क कीटों का आक्रमण, संसाधन भंडारण की अनुपयुक्त ताप, ऑक्सीजन और नमी का अत्यधिक प्रभाव, उक्त सभी। तो ये सभी कारक उत्तरदायी हैं। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विकार्य खाद्य पदार्थ में शामिल है? मतलब ऐसे जो पदार्थ जो विकार्य खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आएंगे, जो खराब होने खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आएंगे और शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आएंगे। तो दूध, दही, मांस, मछली, उक्त सभी। तो कौन से आएंगे इसमें से? ये सभी आएंगे। ये सभी खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो जल्दी ही खराब हो जाते हैं। दूध, दही भी खराब हो जाएगा, जो मछली और मांस है वो भी खराब हो जाएगा। ये सभी जो है विकार्य खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आएंगे। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकार्य खाद्य पदार्थ कितने दिन में खराब हो जाते हैं? मतलब उनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? कितने दिन में जो विकार्य खाद्य पदार्थ हैं वो खराब हो जाते हैं? 1 से 2 दिन, 4 से 5 दिन, 5 से 6 दिन या फिर 7 दिन। तो कितने दिनों में खराब हो जाएंगे विकार्य खाद्य पदार्थ? 1 से 2 दिन में ही खराब हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धविकार्य खाद्य पदार्थ कितने समय तक सही हालत में रहते हैं? मतलब जो अर्धविकार होंगे वो कितने समय तक सही हालत में रहेंगे, उसके बाद खराब होंगे। कितने समय तक सही हालत में रहेंगे? 1 से 2 सप्ताह, 2 से 3 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह, इनमें से कोई नहीं। कितने समय तक सही हालत में रहते हैं? कितने समय तक रहते हैं? 1 से 2 सप्ताह तक सही रहते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये भी खराब होने लगते हैं। इसलिए इनको अर्धविकार की श्रेणी में जो है रखा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फल और सब्जियों को निम्न में से किसमें शामिल करते हैं? फल और सब्जियों को किसमें शामिल करेंगे? अविकार्य पदार्थ में, और विकार्य में, या फिर अर्धविकार्य में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फल और सब्जियों को किसमें शामिल करते हैं? अर्धविकार में शामिल करते हैं, क्योंकि जो फल और सब्जियां होती हैं वो 1 से 2 सप्ताह के अंदर खराब होती हैं। मतलब उनको 4 से 5 या 6 दिन चाहिए, तब तक वो सही रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो शीघ्र ही खराब होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए उनको अर्धविकार की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है या थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? सूक्ष्म जैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, कौन सा है? पोषक पदार्थों की उपलब्धता, नमी, पीएच, ऑक्सीजन स्तर, प्रतिजैविक की उपस्थिति या अनुपस्थिति। तो सूक्ष्म जैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से कौन सा है? नमी और पीएच है, और साथ ही जो ऑक्सीजन का स्तर है, प्रतिजैविक की उपस्थिति या अनुपस्थिति है, पोषक पदार्थों की उपलब्धता है। तो कौन सा जो है प्रभावित करेगा? ये सभी प्रभावित करेंगे। ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आप लोगों का मतलब जो उपरोक्त सभी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी खाद्य पदार्थ की विभिन्न स्थितियों में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ की कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवत्ता कहेंगे, सेल्फ लाइफ कहेंगे, स्वाद कहेंगे, विषैलापन कहेंगे। मतलब किसी पदार्थ की विभिन्न स्थितियों में क्या होगा, उसकी जो क्षति और संकट जो है उसको, उसकी जो उत्पन्न करने की क्षमता है ना, उसको क्या कहते हैं? जो संकट उत्पन्न करने की क्षमता होगी, मतलब उसमें खराब करने या फिर उसमें ऐसी चीज़ें उत्पन्न करने की क्षमता होगी जो उसे, उस भोजन को या उस पदार्थ को खराब कर देगी, तो वो क्या कहलाएगी? गुणवत्ता कहलाएगी, सेल्फ लाइफ कहलाएगी, या फिर स्वाद कहलाएगी, या फिर विषैलापन कहलाएगी। तो क्या कहलाती है? विषैलापन कहलाती है। जब उसमें क्या कर रही है, उसको बिगाड़ रही है, उसको संकटग्रस्त बना रही है, तो मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें उसमें डाल रही है जिससे जो भोजन है वो खराब हो रहा है, विषैला हो रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक खतरा का तात्पर्य है? वे रासायनिक हानिकारक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों में जाने अनजाने मिला दिए जाते हैं, वे जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ में नहीं पाए जाते, जो खाद्य पदार्थ पहले से उपस्थित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो वे रासायनिक खतरा का तात्पर्य क्या है कि ऐसे खाद्य पदार्थ जो भोजन में जाने अनजाने मिला दिए जाते हैं, या फिर ऐसे खाद्य पदार्थ जो प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, मतलब प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थ में नहीं पाए जाते, या फिर ऐसे जो पहले से उपस्थित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, वे जो जाने अनजाने भोजन में मिला दिए जाते हैं वो रासायनिक खतरा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे जीवाणुओं को भी कहा जाता है। मतलब खाद्य पदार्थों में ऐसे सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे जीवाणुओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खाद्य जनित रोगाणु, खाद्य जनित विषाणु, खाद्य जनित कीट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाएंगे ऐसे?
जो सूक्ष्म जीव हैं जिनकी उपस्थिति से जो रोग है वो उत्पन्न होता है तो क्या कहलाएंगे। जब खाद्य में उत्पन्न हो रहा है तो खाद्य जनित क्या होगा, रोगाणु होगा, क्योंकि वो रोग उत्पन्न करेगा तो खाद्य जनित रोगाणु कहलाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव मुख्य रूप से जंतुओं के आंतों में पाया जाता है व कच्चे दूध और अंडे में पाया जाता है। वो कौन सा जीव है जो जंतुओं के आंतों में भी पाया जाएगा, कच्चे दूध में और अंडे में भी पाया जाता है। तो उस जीव का नाम क्या है। HIV, साल्मोनेला, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, जो साल्मोनेला है ना वो होगा, क्योंकि साल्मोनेला ऐसा है जो दूध में भी पाया जाता है, कच्चे अंडे में और जंतुओं की आंतों में भी पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टाइफ्लोकोकस ऑरियस नामक जीवाणु, यह जीवाणु मतलब जो ब्लैंक है वो है तथा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, सिर्फ जल में, सिर्फ हवा में, जमीन में, हवा में। तो कहाँ पाया जाएगा, सिर्फ जल में पाया जाएगा, सिर्फ हवा में पाया जाएगा, या फिर सिर्फ जमीन में पाया जाएगा, या फिर इनमें से किस में पाया जाएगा। बताइए किस में पाया जाएगा, जल में पाया जाएगा, जमीन में पाया जाएगा, या फिर हवा में पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो एरर है वो है, क्योंकि थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया। जमीन और क्या होगा, हवा, है ना, हवा में, ऐसे आंसर ही नहीं निकल के आएगा। उसके बाद क्या होगा, हवा और जल में। अब ऑप्शन आप लोगों के करेक्ट हो गए। अब समझिए कि क्या होगा। स्टेफिलोकोकस जो ऑरियस है नामक जीवाणु है, वो जीवाणु तथा में पाया जाता है सिर्फ जल में, सिर्फ हवा में। तो क्योंकि दो जगह आप लोगों को फिल करना है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। सिर्फ जल में, सिर्फ हवा में करेंगे तो एक तो जगह खाली ही रह जाएगी। अब जमीन में और हवा में, जल में, अब बताइए इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। किस में पाया जाएगा, केवल हवा और जल में पाया जाएगा, या फिर जमीन और हवा में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, जो हवा है और जल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, हवा में पाया जाएगा और जल में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मतलब कौन से वर्ष में खाद्य अपमिश्रण जो अधिनियम है उसको जो है लागू किया था। खाद्य मिश्रण जो अपमिश्रण अधिनियम है उसको PFA भी कहते हैं, और इसका जो फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन होता है। एक्ट है, ये कब आया था, 1957 में, 1956 में, 1955 में, 1954 में। तो कब आया था, 1956 में आया, 57 में आया, 55 में आया, 54 में आया। तो कब आया था, 1954 में आया था। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ISO का विस्तृत रूप क्या है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टडी, इंटरनल स्टडी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंटरनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से क्या हो जाएगा, ISO का विस्तृत रूप तो क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC है। तो ये CAC भी दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होगा, कोडेक्स, C से कोडेक्स, A से एलिमेंटेरियस होगा और C से कमीशन होगा। तो CAC का मतलब होता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन होता है। ये क्या है, एक अंतर सरकारी संस्था है, और या फिर सरकारी संस्था है, या फिर गैर सरकारी संस्था है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोडेक्स जो एलिमेंटेरियस कमीशन है वो किस प्रकार की संस्था है, अंतर सरकारी संस्था है। किस प्रकार की, अंतर सरकारी संस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1951, 1955, 1953, 1957। कब हुई थी WTO की स्थापना, 1951 में हुई थी, 1955 में हुई थी, 1953 में हुई थी, 1957 में हुई थी। तो कब हुई थी, 1955 में हुई थी। कब हुई थी, 1955 में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यहाँ पर आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को एक अच्छा व्यावसायिक साधन माध्यम माना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, निर्माताओं उत्पादकों द्वारा उत्तम निर्माण पद्धतियों का अनुपालन करने से उपभोक्ताओं में उस कंपनी के प्रति विश्वसनीयता बढ़ाता है, या फिर क्या करता है,
या फिर इससे व्यवसाय के अवसर बढ़ जाते हैं। यह एक सस्ता माध्यम है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करता है जो जीएमपी है वो क्या करता है, निर्माताओं उत्पादकों द्वारा उत्तम निर्माण पद्धतियों का अनुपालन करने से उपभोक्ताओं में क्या करता है, कंपनी के प्रति उपभोक्ताओं में उस कंपनी के प्रति विश्वसनीयता को बढ़ाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों में वृद्धि का मुख्य कारण है, क्या है, सूक्ष्म जीवों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि, लोगों में प्रतिजैविक अवरोधकता, परिवर्तित मानवीय सुगृहीता, उपरोक्त सभी। तो खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, कौन सा कारण है मुख्य कारण। तो ये जो सभी कारण हैं वो सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, खाद्य जनित जो सूक्ष्म जैविक रोग हैं उनमें वृद्धि का कारण है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में रासायनिक दूषण संकट का प्रमुख उदाहरण है, विषैली धातुएं, रेशेदार जूट, फफूंदी, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, खाद्य पदार्थों में रासायनिक संकट दूषण या फिर संकट का जो प्रमुख उदाहरण है वो कौन से हैं, इसमें से क्या हो जाएगा, विषैली धातुएं और रेशेदार जूट, फफूंदी, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, जो विषैली धातुएं हैं ना वो रासायनिक संकट का कारण होती हैं, जो विषैली धातुएं वो क्या करती हैं, रासायनिक संकट उत्पन्न करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO विश्व के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संघ है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ है, विश्लेषणात्मक क्षमता है, उत्तम निर्माण एवं हस्तांतरण पद्धतियां, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो ISO है वो क्या है, यहाँ पर विश्व के सभी देशों के अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संघ है, गैर सरकारी संघ है, स्वयंसेवी संघ है, उपरोक्त सभी है। तो क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्या है, स्वयंसेवी जो संघ है वो है। तो नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो गैर सरकारी संघ है वो है। कुछ गड़बड़ है ऑप्शन में, एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो गलत है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है हम लोग थोड़ा सा इनको ना सही मानते हुए करेक्ट जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO विश्व के विभिन्न देशों के राष्ट्रीय मानक संस्थाओं का क्या है, गैर सरकारी, क्या है, गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग जो करेक्ट आंसर है वो याद कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है। तो ये ऑप्शन सही है, इसको आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है वो सारे गलत है। हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है जो ISO है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संघ है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो गलत है। कभी कभी जो क्वेश्चन होता है उसमें जो ऑप्शन होते हैं वो इधर के उधर हो जाते हैं, तो इतना कोई वो नहीं है, बस आप लोग करेक्ट जो आंसर है वो पता होना चाहिए, तो आप लोग सही कर सकते हैं। इसलिए थ्योरी जो पढ़नी है वो ज़रूरी है देखो, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने नहीं किया तो अभी भी जो भी चीज़ें हैं वो देख लेंगे तो आप लोगों की बहुत हेल्प हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण की प्रक्रिया के दौरान खतरों की पहचान करने का साधन है, क्या है, उत्तम निर्माण पद्धति, उत्तम हस्तांतरण पद्धति, संकट विश्लेषणात्मक नियंत्रण बिंदु, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, संकट विश्लेषणात्मक नियंत्रण जो बिंदु है, जो हैकअप है, वो खतरों की पहचान करने का साधन है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया से सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ उपभोग के लिए सुरक्षित हैं, यानी वह उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, खाद्य सुरक्षा कहलाएगी, खाद्य मिलावट, खाद्य निरीक्षण, उपरोक्त सभी। तो क्या कहलाएगी, जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाएगी, खाद्य सुरक्षा कहलाएगी, खाद्य मिलावट, खाद्य निरीक्षण, ये सभी। तो क्या कहलाती है, सुनिश्चित करना किया जाता है कि खाद्य पदार्थ उपभोग के लिए सुरक्षित है। तो यहाँ पर पढ़िए ना लाइन, क्या कह रहा है कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा ये सुनिश्चित हो जाएगा कि जो खाद्य पदार्थ है वो उपभोग के लिए सुरक्षित है ना, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, खाद्य सुरक्षा कहलाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल इत्यादि किस प्रकार के उदाहरण हैं। जो लकड़ी, पत्थर और कीट के अंश हैं ये सब किस प्रकार के उदाहरण हैं, रासायनिक खतरे के, जैविक खतरे के, भौतिक खतरे के, इनमें से
कोई नहीं। तो जो लकड़ी है, कीट है, पत्थर है, अंश है, वो सब कैसे खतरों के उदाहरण है? भौतिक खतरों के, क्योंकि ये बाहर से जाकर के भोजन में मिल जाते हैं, इसलिए ये भौतिक खतरों के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में कोडेक्स जो देश है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के सदस्य थे। कितने देश कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के सदस्य थे? 187, 182, 189, 185। तो कितने देश कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के सदस्य थे? कब थे? 2017 में। कितने थे? 187 देश थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैकअप का फुल फॉर्म क्या होता है? पूछा गया है जो हैकअप है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? हैजार्ड एंड सिट्रस कंट्रोल पॉइंट, हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हैजार्ड एनालिसिस, सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैकअप का विस्तृत रूप। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वही कह रहा है जो इसमें कह रहा है। यहाँ फुल फॉर्म पूछा है, तो यहाँ पर शॉर्ट मतलब एक बार दे दिया है आप लोगों को कि HACCP का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? विस्तृत, मतलब वही फुल फॉर्म क्या होगा इसका जो यहाँ पर दे दिया है, कंसाइज करके दे दिया है, उसका बड़ा रूप क्या होगा हैकअप का। तो क्वेश्चन वही है और आंसर भी यहाँ पर आप होगा जो सही होगा वो क्या होगा? हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर टी कर लीजिए, पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर भी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हैकअप के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उपागम है या अधिक समय लेने वाली तथा महंगी प्रक्रिया है? निरीक्षण तथा परीक्षण के दौरान कोई भी समस्या केवल तभी पकड़ में आती है जब वह उत्पन्न होती है। उपरोक्त तो सभी। तो निम्न में हैकअप के संबंध में क्या, कौन सा जो कथन है वो सही है? कौन सा कथन सही है इसमें से कि जो हैकअप है वो क्या करता है, क्या करेगा? ये खाद्य जो सुरक्षा उसको सुनिश्चित करने का उपागम है, या फिर जो है अधिक समय लेने वाली वो महंगी प्रक्रिया है, या फिर परीक्षण के दौरान कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तभी केवल पकड़ में आती है, या फिर उपरोक्त तो सभी। तो ये सभी कथन जो है वो सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही हो जाएगा। इसके संबंध में ये सारी जो बातें कही जा रही हैं वो सही है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य विषाक्तता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? खाद्य विषाक्तता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कई जीवाणु हानिकारक आविष उत्पन्न करते हैं जो जीवाणु रोगाणुओं के नष्ट हो जाने पर भी खाद्य पदार्थ में बने रहते हैं। आमतौर पर जीवाणु आविष तभी उत्पन्न करते हैं जब खाद्य ना तो अधिक गर्म हो और ना ही अधिक ठंडे। खाद्य पदार्थों में उपस्थित आविष को किसी विशेष प्रकार, गंधे, दिखाट व स्वाद द्वारा नहीं पहचाना जा सकता है। तो इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही हो जाएगा? ये सारे जो स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं वो सब सही हैं। ये सभी क्या हैं? खाद्य विषाक्तता के संदर्भ में सही जो बातें हैं वो इन कथनों के अंतर्गत कही जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेकंड यूनिट है ये हम लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यूनिट सेकंड के हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे बाहर यूनिट सेकंड से आप लोगों का एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये कंप्लीट यूनिट सेकंड है। सारे एक एक क्वेश्चन जो है यूनिट सेकंड का हम लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ पर आप लोगों की यूनिट जो सेकंड है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग जो है यूनिट जो थर्ड है उसको स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड तक सारी चीज़ें कंप्लीट हम लोगों ने कर ली हैं। तो यहाँ से हम लोगों की जो यूनिट थर्ड है वो स्टार्ट हो रही है, मानव विकास और परिवार अध्ययन। 2 यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, उनके कंप्लीट MCQ भी कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम तो ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो है आप लोगों का इस क्लास का जो PDF है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक साथ आप लोग को सारे जो MCQ हैं वो मिल जाएंगे और एक साथ आप लोग रिविजन भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। शिशु लगभग मतलब कितने वर्ष की आयु के दौरान किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होकर रोने लगता है? तो कितने वर्ष की आयु में जो शिशु है वो भयभीत हो जाता है किसी अनजान व्यक्ति को देखकर? 5 से 6 माह, 7 से 6 माह, 8 से 12, 2 से 6। कितने माह में हो जाता है? तो 8 से 12 माह में हो जाता है। यहाँ पर 8 से 12 माह में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माता पिता के अनुपस्थिति में बच्चे की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना क्या कहलाता है? डे केयर कहलाएगा, क्रेच कहलाएगा, संस्था कहलाएगा, वैकल्पिक देखरेख कहलाता है। तो क्या कहलाता है? माता पिता की अनुपस्थिति में पूछा गया है तो क्या कहलाएगा? वैकल्पिक देखरेख कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म से लेकर 8 वर्ष की आयु तक की अवस्था को माना जाता है, क्या माना जाता है? बाल्यावस्था,
प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो जन्म से लेकर 8 वर्ष की अवस्था पूछा गया है, तो क्या माना जाएगा? प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है वो माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। कितने में? 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक की अवधि को कहते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ शैशवावस्था को मानते हैं। तो कितने वर्ष तक मानते हैं शैशवावस्था? 2 वर्ष तक। बाल्यावस्था 3 वर्ष, किशोरावस्था 6। इनमें से कोई नहीं। तो जन्म से लेकर की एक आयु तक की जो अवधि है वो क्या कहलाती है? जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक की जो अवधि है वो क्या कहलाएगी? शैशवावस्था कहलाएगी। तो यहाँ वाला जो ब्लैंक जो पोर्शन है यहाँ पर शैशवावस्था आ जाएगा। और शैशवावस्था को 2 वर्ष तक भी कुछ जो लोग हैं वो मानते हैं। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा जो है करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया जाता है। तो वो संस्था कौन सी है? स्कूल है, शिशु केंद्र, क्रेच है, डे केयर है, कोई नहीं है। तो कौन सी संस्था है? जो शिशु केंद्र क्रेच है वो एक प्रकार की ऐसी संस्था है जिसमें विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की देखभाल करने में माता के पिता की अनुपस्थिति में जो है बनाया गया है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डे केयर क्या है? डे केयर क्या है? बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। एक प्रकार का पार्क है, या ए और बी दोनों है। दिन में देखभाल करने वाले केंद्र होते हैं जिनमें शिशु और विद्यालय पूर्व बच्चों की घर में प्रमुख देखभाल करता है कि अनुपस्थिति में विद्यालय पूर्व वर्षों में देखभाल की जाती है। तो यहाँ पर कौन सा जो ऑप्शन है वो जो सही वो हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो डे केयर है वो कौन सा ऑप्शन है? दिन में देखभाल करने वाले बच्चों, वो भी माता पिता की अनुपस्थिति में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है डे केयर क्या है, इसी प्रकार से देखभाल करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 से 3 वर्ष के बच्चों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शिशु, टॉडलर, बालक, वयस्क। तो 2 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं वो क्या कहलाते हैं? टॉडलर कहलाते हैं। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मतलब डॉट डॉट है इसके आगे फिल करना है, तक के आयु के बच्चों को पूर्व स्कूलगामी बच्चा या विद्यालय पूर्व बच्चा माना जाता है। कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को? 1 से 6, 2 से 6, ए बी और दोनों, इनमें से कोई नहीं। कितने वर्ष के बच्चों को पूर्व विद्यालयगामी या स्कूलगामी जो बच्चा है वो माना जाता है? 1 से 6 वर्ष के बच्चों को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अस्तित्व को ना भूलने की क्षमता को कहते हैं। अस्तित्वहीनता, स्थायित्व, अस्तित्व, वस्तु का स्थायित्व, उपरोक्त सभी। तो किसी वस्तु के अस्तित्व को ना भूलने की जो क्षमता है वो क्या कहलाएगा? वस्तु का स्थायित्व कहलाता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल विकास ICDS योजना के अंतर्गत है। बालवाड़ियाँ कार्यरत हैं, आंगनवाड़ियाँ कार्यरत है, शिशु केंद्र कार्यरत है, उपरोक्त सभी कार्यरत है। तो जो सरकार है उसके द्वारा संचालित जो ICDS है उसके अंतर्गत कौन सी जो योजना है वो कार्यरत है? आंगनवाड़ियाँ कार्यरत हैं। क्या है? आंगनवाड़ियाँ कार्यरत। ऑप्शन जो बी है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक देखरेख का अर्थ है माता पिता का विकल्प, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल का विकल्प, दादा दादी का विकल्प, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? अनुपस्थिति में। वैकल्पिक का मतलब होता है कुछ समय के लिए विकल्प के रूप में उनको जो दायित्व है वो दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं? सीखने का आधार खेल हो, शिक्षा का आधार कला हो, बच्चों के विशिष्ट सोच क्षमताओं को मान्यता देना, उपरोक्त तो सभी। तो ये सभी है ना, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये सभी चीजें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। NCERT यही कहती है। अगला क्वेश्चन है, NCF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल कैफे फूड, नेशनल सेंट्रल फ्रेमवर्क, नेशनल कुक फेडरेशन, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। तो क्या होगा? नेशनल सेंट्रल फ्रेमवर्क होता है NCF का फुल फॉर्म। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना कहलाता है, क्या कहलाता है? वयस्क केंद्रित उपागम, बाल केंद्रित उपागम, शिशु केंद्रित उपागम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाएगा? बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों के अनुसार जो शिक्षा देना है वो क्या कहलाता है? जब बच्चों की रुचियों की बात हो रही है, उनकी क्षमताओं की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? जब बच्चों की बात हो रही है ना, तो बाल केंद्रित उपागम होगा। ऑप्शन में जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के अंतर्गत छोटे बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ियों के द्वारा प्रदान की जाती है, किसके अंतर्गत? आईसीडीएस, आईसीआरएस, आईसीटीएस, आईसीवाईएस, किसके द्वारा? आईसीडीएस के अंतर्गत प्रदान की जाती है। इस तरीके का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने एक और किया था। तो कभी कभी होता है कि आपका जो पेपर होगा उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं कि क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है, मतलब आगे पीछे होता है ऐसा कोई क्वेश्चन कि उसका आंसर उसमें होगा और उसका आंसर उसमें होता है, तो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के मूल उद्देश्य है बच्चे का समग्र विकास, महिलाओं एवं बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना, औपचारिक विद्यालय की तैयारी करना। उपरोक्त सभी तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? बच्चे का समग्र विकास, महिलाओं एवं बच्चों के लिए सहायक सेवाएं, या फिर औपचारिक विद्यालयों के लिए तैयारी, ये सभी। तो ये सभी है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाज की मूल इकाई होता है घर, एक परिवार, या समाज, या फिर समुदाय। तो क्या होता है? समाज की जो मूल इकाई है वो क्या होता है? परिवार होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संरचना है? विद्यालय, अस्पताल, प्रशिक्षण केंद्र, उक्त सभी। तो समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूरी करने वाली संरचनाओं की बात की गई है ना, तो ये सभी होती हैं। विद्यालय शिक्षा देगी, अस्पताल जो स्वास्थ्य सेवाएं की सुविधाएं वो देगा, प्रशिक्षण केंद्र जो प्रशिक्षण का कार्य है वो करेगा। तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकता है दैनिक जीवन क्रम में पूरी करने वाली संरचना है तो वो क्या होगा? चिंतित, संवेदनशील, उत्तेजित, पराजित। तो यदि किसी व्यक्ति की आवश्यकता है दैनिक जीवन के क्रम में जो चीज़ें हैं उनको पूरी करने वाली संरचना है तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा गया है कि वो जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी? चिंतित, संवेदनशील, उत्तेजित, पराजित। तो क्या हो जाएगा? मतलब वो संवेदनशील है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो संवेदनशील है, क्योंकि वो दैनिक जीवन से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनके प्रति क्या है? संवेदनशील है, तभी उनको जो पूरा करने की जो आवश्यकताएं हैं उस पर क्या करता है? विचार विमर्श करता है। इसलिए जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के सभी क्षेत्रों में इष्टतम रूप से बढ़ने के लिए निम्न से कौन महत्वपूर्ण है? बच्चे के भोजन आश्रय की आवश्यकता, स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता, प्रेम पालन और प्रोत्साहन की आवश्यकता, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? ये सभी महत्वपूर्ण है। ये सभी बच्चे के इष्टतम बढ़ते क्षेत्रों के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो जो किशोर न्याय अधिनियम है वो कब अस्तित्व में आया था? कब आया था? 2000 में आया था। 2000 में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम इस प्रकार हैं। भारत सरकार की समेकित बाल विकास सेवाएं, SOS बाल गांव, बाल गृह, उपरोक्त सभी। तो भारत सरकार के लिए गैर सरकारी जो सरकारी संगठन है उनके द्वारा जो चलाए जाने वाले कार्यक्रम है वो कौन कौन से हैं? तो ये सभी कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। बाल गांव हो, चाहे बाल गृह हो, चाहे समेकित बाल सेवाएं हो, ये सभी गैर सरकारी संगठनों के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ वृद्धजन नागरिक माना जाता है? तो किस आयु के व्यक्ति को भारत में वरिष्ठ वृद्धजन नागरिक का जो दर्जा है वो दिया गया है या फिर माना जाता है? कितनी आयु के व्यक्ति को वरिष्ठ वृद्धजन माना गया है? तो कितने वर्ष की माना गया है? जो 60 वर्ष या इससे अधिक होते हैं उनको भारत में वरिष्ठ या वृद्धजन माना जाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस उम्र के व्यक्तियों के लिए है? किस वर्ष के उम्र के व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है वो कितने वर्ष की उम्र के व्यक्तियों के लिए? 65 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के जो उम्र के जो व्यक्ति हैं उनके लिए। थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
युवा किस वर्ष के आयु के व्यक्ति होते हैं? जो युवा होते हैं वो किस वर्ष की आयु के अंतर्गत आते हैं? 13 से 35, 15 से 25 और 20 से 35 या 15 से 40। तो जो युवा होते हैं वो कितनी आयु के वर्ष के अंतर्गत आते हैं? कितनी आयु वर्ष के अंतर्गत जो युवा हैं उनको माना गया है? 13 से 35 या फिर 15 से 25 या फिर 20 से 35 या फिर 15 से 40। कितनी वर्ष आयु वर्ष के जो व्यक्ति हैं उनको युवाओं की श्रेणी में रखा जाता है? कितने आयु वर्ष के व्यक्तियों को युवाओं की श्रेणी में रखा जाता है? ज़रा सोचिए, क्योंकि यहाँ पर आप सब भी क्या आएंगे कि युवा की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि 13 से आप लोग क्या होंगे, 13 प्लस ही होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। 13 से जो 35 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको युवाओं की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का आहार क्या होना चाहिए? ग्लूकोज, माँ का दूध, शहद, जौ का पानी। क्या होना चाहिए? माँ का दूध जो है वो नवजात शिशु का आहार होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक में अच्छी आदतें डालने का सही समय है? किशोरावस्था, जीवन के प्रथम 5 वर्ष, जब भी सुविधा हो, कभी नहीं, कब है? जीवन के प्रथम 5 वर्ष है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला SOS जो बाल गांव है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था? वो भी कब हुआ था? 1964 में हुआ था। तो कहाँ पर स्थापित हुआ था? प्रयागराज में, फरीदाबाद में, अमीनाबाद में, गाजियाबाद में। तो पहला भारत का जो बाल गांव है वो कहाँ आया था? फरीदाबाद में हुआ था। कहाँ पर? फरीदाबाद में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला या लास्ट हो गया है, ये यूनिट जो है पूरी कंप्लीट हो गई हम लोगों की, पूरी कंप्लीट यहाँ से यूनिट आप लोगों की हो गई है। 3 यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। तो 3 यूनिट के जो क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग 4th यूनिट करेंगे। 3 यूनिट की कंप्लीट MCQ कर लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि एक एक यूनिट में कितने कितने क्वेश्चन है। तो इससे बाहर अगर गया तो क्या ही है, थ्योरी से ही जाएगा, फिर भी कहीं और से नहीं आएगा, थ्योरी से ही आएगा। थ्योरी भी हम लोगों ने कंप्लीट करी है। तो आप लोगों ने एक एक चीज़ पर ही इतनी मेहनत की है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। बिल्कुल नहीं घबराइएगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, पेपर बहुत अच्छा होगा आप लोगों का। तो अब हम लोग यूनिट किस पे आ गए हैं? यूनिट 4 पे आ गए हैं। काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है, लेकिन हम लोग एक ही मैराथन करेंगे ताकि एक मैराथन आप लोगों के लिए कंप्लीट हो। तो कम लंबी क्लास हो गई। अभी 4 यूनिट पे आए हैं। अभी 2 यूनिट और आपकी हैं जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन जो है करने को मिलेंगे। टोटल 6 यूनिट हैं आपके सिलेबस में, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो आइए हम लोग जो 4th यूनिट है उसको भी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेखाओं, रंग बनावट तथा आकार को व्यवस्थित रूप देना क्या कहलाता है? रेखा, रंग बनावट और जो आकार है उनको व्यवस्थित जो रूप है वो देना क्या कहलाएगा? संतुलन कहलाएगा, डिजाइन कहलाएगा, या फिर सामंजस्यता कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है? आवर्तिता कहलाता है। तो रेखा, रंग बनावट को जो रूप है वो व्यवस्थित रूप देना क्या कहलाएगा? क्या कहलाता है? डिजाइन कहलाएगा, संतुलन कहलाएगा, सामंजस्यता कहलाएगा, आवर्तिता कहलाएगा। तो क्या कहलाता है? डिजाइन कहलाता है। जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंगों की चमक या विशुद्धता निम्न में से क्या कहलाती है? तीव्रता, आभा, वर्णक्रम, पैटर्न, या फिर जो है पैटर्न कहलाती है। तो रंगों की चमक या विशुद्धता निम्न में से क्या कहलाती है? तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटेंसिटी जो है वो कहलाती है। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दिखने तथा छूने की एक सफ़ेदी अनुभूति है? क्या है? दिखने तथा छूने की एक जो सफ़ेदी अनुभूति है वो क्या है? रंग, रेशा, आकार, या फिर बुनावट। तो छूने की बात हुई है ना, और वो भी संवेदी अनुभूति है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो बनावट है, जो टेक्सचर है, वो छू के ही अनुभव किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ण क्रम में स्थित रंगों का सही क्रम क्या है? सही क्रम में किस प्रकार से हम जो रंग होते हैं उन सब रंग को जो है सीक्वेंस से याद कर सकते हैं? उनका सही क्रम क्या है? विबग्योर है, या फिर विबग्योर है, या फिर विबग्योर है, या फिर विब और क्या है? विबो यर्ग है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? सही जो क्रम है वो क्या है? तो सही क्रम क्या है? विबग्योर है। क्या है? विबग्योर है। कैसे सही होगा ये भी जानते हैं। V फॉर वायलट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर क्या होगा? येलो होगा, O फॉर ऑरेंज होगा, R फॉर रेड होगा। तो इस प्रकार से जो सही क्रम है वो है, और इस तरीके से सारे कलर्स को एक जो एक प्रकार का जो सीक्वेंस है उसमें यहाँ पर याद किया जाएगा। तो सही क्रम ये हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अनुपयुक्त डिजाइन में डिजाइन के मूल संरचना के ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है। डिजाइन के संरचनात्मक रूप पर विशेष ध्यान दिया जाता है। डिजाइन के अंतर्गत रेशों की लंबाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो अनुप्रयुक्त डिजाइन में क्या होगा, जो अनुप्रयुक्त डिजाइन होगी उसमें क्या होगा, डिजाइन के मूल संरचना या फिर ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाएगा, या फिर संरचनात्मक रूप पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, या फिर जो रंगों की रेशों की रंगाई है उस पर विशिष्ट ध्यान दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। मूल संरचना पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंगों में शामिल नहीं। इनमें से कौन सा जो रंग है वो प्राथमिक रंग नहीं है, लाल, नीला, हरा, पीला। तो कौन सा नहीं है प्राइमरी कलर्स, हम लोगों ने पढ़े हैं, जो हरा कलर है वो सेकेंडरी कलर में आता है, प्राइमरी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रे पैमाने पर जब सफ़ेद रंग की ओर ग्रे पैमाना पर जब रंग सफ़ेद रंग की ओर जाता है तो ये क्या कहलाता है, आभा, शेड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब ग्रे पैमाने पर जो रंग है वो सफ़ेद रंग की ओर जाता है तो वो क्या कहलाएगा, आभा कहलाएगा। ए और जो शेड है वो कहलाएगा, ए और बी कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है, ग्रे पैमाने पर जो जाता है तो क्या कहलाएगा, आभा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आभा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रंगों और आभाओं तथा शेडों को विभिन्न तीव्रताओं के साथ प्रदर्शित करता है, पेटोन शेड कार्ड, ग्रे पैमाना, रंग चक्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन प्रदर्शित करता है, जो पेटोन शेड कार्ड होता है वो प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। रंग, आभा और शेड को एक साथ में प्रदर्शित करने वाला जो कार्ड है या फिर जो वस्तु है या फिर जो है वो क्या है, चीज़ है, वो पेटोन शेड कार्ड है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन कब माना जाता है। पहनने के लिए जो तैयार वस्त्र हैं उनका उत्पादन कब से माना जाता है, 1910 में, 1920 में, 1930 में, या फिर 1940 में। तो कब से माना जाता है, जो पहनने के लिए तैयार वस्त्र हैं उनका जो उत्पादन है वो कब से माना जाता है, तो 1920 से माना जाता है। कब से माना जाता है, 1920 से। ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैशन है क्या है, एक वस्त्र डिजाइन जो हमेशा बना रहता है, एक शैली जो किसी एक समय अवधि तक प्रचलित रहती, एक कलात्मक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो, वस्त्र निर्माण की एक कला जो स्तर में मान्य हो। तो फैशन क्या है, एक शैली है जो किसी एक समय अवधि तक प्रचलित रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिधान लगभग 150 वर्षों से एक जैसा रहा। तो निम्न में से कौन सा परिधान लगभग 150 सालों से एक जैसा है, स्कर्ट, बैगी पैंट, ब्लाउज, डेनिम्स। तो कौन सा है, जो डेनिम्स है वो है लगभग 150 वर्षों से एक जैसा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुटरियर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, परिधान निर्मात्री पुरुष डिजाइनर, या फिर परिधान निर्मात्री महिला डिजाइनर, या फिर परिधान व्यापारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कुटुरियर है वो क्या कहलाते हैं, परिधान निर्मात्री पुरुष डिजाइनर, या महिला डिजाइनर, या व्यापारी। तो क्या कहलाएंगे, जो पुरुष डिजाइनर होते हैं वो कुटुरियर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलाई मशीनों में पाव चक्की ट्रेडल का विकास कब हुआ था। कब हुआ था, 1852 में, 1855 में, 1859 में, 1862 में। तो जो पाव चक्की है उसमें ट्रेडल का जो विकास है वो कब हुआ था, 1859 में हुआ था। कब हुआ था, 59 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ, 16वीं में, 17वीं में, 18वीं में, 19वीं में। तो किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ था, 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धुलाई में मशीनों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शामिल है, मतलब जो धुलाई की मशीनें हैं इनमें से कितने प्रकार की होती हैं।
तो पहला है पूर्ण स्वचालित या दूसरा है अर्ध स्वचालित होती हैं, तीसरी है कि हस्तचालित होती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो धुलाई की मशीनें होती हैं वो कितने प्रकार की होती है? धुलाई की मशीनों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शामिल है? कौन सा प्रकार शामिल है? पूर्ण स्वचालित, अर्ध स्वचालित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्रकार जो है वो धुलाई की मशीनों में शामिल है? तो इनमें से एक ऑप्शन हम लोग करेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ रखा है कि पूर्ण स्वचालित भी होती, अर्ध स्वचालित भी होती और हस्तचालित भी होती। इनमें से कोई नहीं को हटा देंगे और इनमें से सभी को कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन जो है थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, अब जाके हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो अब क्या होगा आंसर? इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी हैं तो इसमें से हम कोई एक चूज ही नहीं कर सकते, इसमें से हम कोई एक ऑप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी मशीन के प्रकार हैं। पूर्णतः स्वचालित भी होती हैं, ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक होती है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग पढ़ते समय देख लिया करिए कि कभी कभी जो ऑप्शन होते हैं ना उनमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धुलाई मशीनों में चक्रण की उपयुक्त गति क्या है? 200 से 300 आरपीएम, 300 से 1100 आरपीएम, 600 से 620 आरपीएम, इनमें से कोई नहीं। तो धुलाई मशीनों में चक्रण की उपयुक्त गति क्या होती है? तो आरपीएम का मतलब क्या होगा? राउंड पर मिनट। क्या होता है? राउंड पर मिनट होता है। तो इसमें से क्या होगा आंसर? 600 से 620 आरपीएम होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यावसायिक धुलाई घरों में निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था नहीं होगी? व्यावसायिक धुलाई घरों में कौन सी व्यवस्था नहीं होती है? रेशा निर्माण, निर्जन धुलाई या फिर रिकॉर्ड रखने की पद्धति या फिर जल निष्कासन की पद्धति। तो व्यावसायिक धुलाई घरों में कौन सी एक व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है? जो रेशा निर्माण की पद्धति है वो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि जो धुलाई घर है तो उसमें क्या होगा? धुलाई का ही कार्य होगा, निर्माण का नहीं होगा। तो निर्जन धुलाई, रिकॉर्ड रखने की पद्धति, जल निष्कासन ये सभी मिलेगा, रेशा निर्माण का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये निर्माण जहाँ पर होता है वस्तुओं का वहाँ पर ये वाली जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होटलों तथा रेस्टोरेंटों में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर, विसंक्रमण एवं परिसज्जा पर, सौंदर्य बोध एवं अंतिम सज्जा पर, इनमें से कोई नहीं। तो किसको दिया जाता है? होटलों और रेस्टोरेंटों में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है विसंक्रमण एवं परिसज्जा पर सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। वहाँ पर विसंक्रमण का बहुत ध्यान रखा जाता है और परिसज्जा का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों की देखरेख तथा रखरखाव में से किस प्रकार वस्त्रों की देखरेख तथा रखरखाव में से किस पर निर्भर करता है? जो वस्त्रों की देखरेख है और रखरखाव है वो किस पर निर्भर करेगा? रेशों की मात्रा पर, धागे के प्रकार पर, वस्त्र निर्माण तकनीक पर, इनमें से सभी पर। तो किस पर निर्भर करता है? इन सभी पर निर्भर करता है। अगर धागे का प्रकार सही प्रकार के धागे का प्रयोग होगा तब भी वस्त्र जो है ड्यूरेबल होगा, टिकाऊ होगा, और धागा जो रेशे की मात्रा है वो सही होगी तब भी होगा, और वस्त्र जो निर्माण की तकनीक है वो अच्छी होगी तब भी वस्त्र कैसा होगा? टिकाऊ होगा और मजबूत होगा। इसलिए ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक धुलाई घर में एक चक्र में धुलाई की मशीनों में कितने भार तक वस्त्रों की धुलाई की जा सकती है? व्यावसायिक धुलाई घर की बात हो रही है, जो कमर्शियल लेवल पर धुलाई होती है उसकी बात हो रही है। तो एक चक्र में कितने वस्त्रों की धुलाई की जाएगी? 100, मतलब 100 kg तक, 100 किलो तक वस्त्रों की धुलाई एक बार में की जाती है, जो व्यवसायिक धुलाई घर होते हैं वहाँ पर। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला लास्ट हो गया हम लोगों का, मैं अगला कह रही थी। तो इस यूनिट में इतने ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट में आप लोगों के 2 से 3 चैप्टर ही हैं इस वाले यूनिट पे। तो इस यूनिट से इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, 4 यूनिट भी आप लोगों की कवर हो गई। तो हम लोग करते ही जा रहे हैं, अभी 2 यूनिट और बची हैं, इसलिए थोड़ा सा और आप लोगों को मेहनत की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा और आप लोगों को यहाँ पर वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन करने एक साथ करने हैं तो टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि सब क्वेश्चन आप लोगों को एक जगह मिल रहे हैं। तो हम लोग अपनी 5th यूनिट पर हम लोग जाते हैं, क्योंकि 4 यूनिट तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग यूनिट 5 अपनी जो 5th है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। 4 यूनिट हम लोगों की कंप्लीट हो गई हैं। तो अगली यूनिट 5th है जो आप लोगों की संसाधन प्रबंधन है। तो यहाँ पर इस यूनिट के एमसीक्यू जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे।
तो आइए हम लोग अपना इस यूनिट की जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। कौन सा आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? भोजन तथा पेय सेवा, आतिथ्य सत्कार तथा मनोरंजन, अतिथियों के परिधान की व्यवस्था, पर्यटन। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो पूछा गया है कौन सा संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? आतिथियों के जो परिधान की व्यवस्था है वो संबंधित नहीं है, क्योंकि आतिथ्य उद्योग की बात हो रही है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, ये सेवाएं भी उपलब्ध होंगी, भोजन और पेय की भी, मनोरंजन होगा, मतलब सत्कार होगा और पर्यटन भी होगा, लेकिन परिधान की किसी प्रकार की व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अतिथि चक्र की अवस्थाओं में शामिल नहीं है? कौन सी अवस्था इनमें से अतिथि चक्र जो गेस्ट साइकिल है आप लोगों का उसमें नहीं आएगी? चेक इन, आगमन, कमरे पर आधिपत्य, मनोरंजन। तो कौन सी नहीं आएगी? आप लोगों ने गेस्ट साइकिल पढ़ा भी होगा, थ्योरी हम लोगों ने की है, एक जो सिंगल क्लास है वो गेस्ट साइकिल की हम लोगों ने की है। तो क्या होगा, मनोरंजन नहीं आएगा, चेक इन होगा, आगमन होगा, कमरे पर आधिपत्य होगा। तो ये सारी अवस्थाएं आएंगी, मनोरंजन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी होटल का केंद्र बिंदु होता है, कौन होता है? प्रमुख कार्यालय, बेल कप्तान, पर्यवेक्षक, एजेंट। तो किसी होटल का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है? जो प्रमुख कार्यालय है वो होता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घर से दूर, घर की संकल्पना निम्न में से किससे संबंधित है? धर्मशाला, रेस्तरां, होटल, पर्यटन। तो एक घर से दूर, घर की जो संकल्पना है वो किससे संबंधित है? होटल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गृह व्यवस्था विभाग का कार्मिक नहीं है? तो पूछा गया है कौन सा इसमें से गृह व्यवस्था विभाग का कार्मिक नहीं है? लॉबी प्रबंधक, कार्यपालक, गृह अनुरक्षक, तल पर्यवेक्षक, पुष्प उत्पादक। तो कौन सा इसमें से संबंधित नहीं है, पूछा गया है। कौन सा संबंधित नहीं है? जो लॉबी प्रबंधक है वो संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा, लॉबी प्रबंधक जो है वो संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता की अपेक्षाओं से संबंधित नहीं है? उचित कीमत, सही वजन और माप, वस्तुओं के जीवन भर की गारंटी और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद। तो कौन सा नहीं पूछा गया है ना, कौन सा नहीं है? तो वस्तुओं के जीवन भर की गारंटी उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित नहीं है? पूछा गया है समस्याओं से संबंधित नहीं है, तो कौन सा जो है वो समस्याओं से संबंधित नहीं है? मिलावटखोरी समस्याएं हैं, अधिक कीमतें ये भी समस्याएं हैं, खराब गुणवत्ता ये भी समस्याएं हैं। तो कौन सा पूछा गया है? ये संबंधित नहीं है। तो सभी तो संबंधित है ना, तो यहाँ पर से नहीं हटा देते हैं हम लोग, सभी संबंधित है ना, तो नहीं हटाने की जरूरत है। अब सही है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? मिलावटखोरी, अधिक कीमतें, खराब गुणवत्ता वाली जो वस्तुएं हैं, खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं हैं ये, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी संबंधित है ना, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आप लोग परेशान ना होइए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो करेक्ट ही प्रिंट होके आएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो क्वेश्चन है वो जो है बुक में या फिर जो हम लोग की जो किताब है उसमें क्या होता है, गलत जो है वो टाइप हो जाते हैं। तो परेशान नहीं होइए, आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना उसमें क्वेश्चन एकदम करेक्ट होगा, बस आप लोग को करेक्ट आंसर पता होना चाहिए, वहाँ पर आप लोग टिक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को गलत जो आंसर है वो ना याद हो, आपके जो नंबर हैं वो ना कटे, इसलिए करेक्शन करना ज़रूरी है और समय पर, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद आप लोगों का दिन एग्ज़ाम होगा 1 से 2 दिन बाद, तो चीज़ें यहीं पर सही समझ लीजिए ताकि आप लोगों का जो नंबर है वो ना जाए, बेनिफिट हो, बाकी लॉस ना हो आप लोगों का कोई भी क्लास देखने से। तो ठीक है, आप लोगों का जो क्वेश्चन है परेशान नहीं हुई, एग्जाम में सही हो जाएगा, सही ही वहाँ पर आएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में से किससे संबंधित है? उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है इनमें से किससे संबंधित? सुने जाने का अधिकार, वस्तु लौटाने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो इनमें से किससे संबंधित है? वस्तु लौटाने का अधिकार है ना, वस्तु लौटाने का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कहता है कि आपको अगर किसी विक्रेता ने गलत वस्तु बेच दी है तो आप उसे क्या कर सकते हैं? लौटा सकते हैं, वापस कर सकते हैं। बाकी ये 3 तो क्या है, उपभोक्ताओं के अधिकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक मार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कृषि उत्पाद से, उनकी शुद्धता से, मूल्यवान धातुओं की शुद्धता से, पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से। तो जो एग मार्क है वो किससे संबंधित है? कृषि उत्पाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि उत्पाद से संबंधित होता है। एग मार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्क। जितनी भी एग्रीकल्चर की जो चीज़ें होंगी उन पर ये मार्क लगा होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ उपभोक्ता उत्पादों तथा सेवाओं उनके लाभ हानियों में चर्चा करते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? तो वह स्थान जहाँ उपभोक्ता उत्पादों सेवाओं के लाभ हानियों की चर्चा करते हैं वो स्थान क्या कहलाता है? उपभोक्ता स्तर, उपभोक्ता फोरम, उपभोक्ता परिषद, उपभोक्ता विकास। तो क्या कहलाएगा? जहाँ लाभ हानियों की चर्चा होगी, उपभोक्ताओं को उनका जो सही अधिकार है वो मिलेगा और उन पर किसी प्रकार का उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई होगी। तो वहाँ पर क्या होगा? वो उपभोक्ता फोरम होगा जहाँ पर इन सब मुद्दों पर जो चर्चा है वो की जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो यहीं से यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन किए। ये हम लोगों ने जो वो किए थे ना क्वेश्चन साथ में, वो हैं। तो यहाँ से इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को साथ में मिल जाएगी। बाकी आज हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, ये सारे हम लोगों ने पहले किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्लासेस दे सकते हैं। बाकी ये सब आप लोगों को इसी पीडीएफ में साथ में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस यूनिट के इतने क्वेश्चन थे हम लोगों ने यहाँ से किए। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। अब हम लोग यूनिट 6 पे आ गए हैं। जो 5th यूनिट है हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है और ये लास्ट यूनिट है। इस यूनिट के क्वेश्चन भी हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं और इस यूनिट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8 से 10 क्वेश्चन है, क्योंकि इस यूनिट में केवल आप लोगों का एक ही चैप्टर है। मान लीजिए 1 या 2 चैप्टर है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जो चीज़ें हैं वो करेंगे। तो 2 चैप्टर है, इससे ज़्यादा चैप्टर नहीं है, तो क्वेश्चन भी ज़्यादा यहाँ से फ्रेम नहीं होंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यमों में शामिल है। क्या शामिल है? रेडियो, समाचार पत्र, टीवी, इनमें से सभी। तो जनसंचार माध्यमों में शामिल है, कौन कौन से शामिल है? ये सभी शामिल है। रेडियो, समाचार पत्र, टीवी और इनमें से सभी, ये सभी जनसंचार के माध्यम है। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? जो डेवलपमेंट जो कम्युनिकेशन है उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था 1970 में, 1972 में, 1974 में या फिर 1976 में। तो कब किया गया था? 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय रेडियो स्टेशन की संकल्पना को किसने प्रारंभ किया? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने, वित्त मंत्रालय ने, समाज कल्याण मंत्रालय या फिर उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने? तो किसने जो है प्रारंभ किया था? स्थानीय रेडियो स्टेशन की जो संकल्पना है उसे किसने दिया था? सूचना और जो प्रसारण मंत्रालय है उसने दिया था। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने पहले शिक्षा उपग्रह का जो प्रमोशन है वो कब किया? अगस्त 2002 में, मार्च 2003 में, सितंबर 2004 में, नवंबर 2005 में। तो भारत ने अपने पहले शिक्षा उपग्रह का जो प्रमोशन है वो कब किया था? सितंबर 2004 में किया था। कब किया था? सितंबर 2004 में किया था। ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का 4 जो सी है, मतलब जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब अनुमोदन प्राप्त करने का आधारभूत तरीका है कि उसके योग्य बनो। मतलब जब अनुमोदन प्राप्त करने का आधारभूत तरीका है कि उसके योग्य बनो, ये कथन किसका है? ऑर्थर डब्ल्यू पेज का, मैकियावेली का, थॉर्नडाइक का, बेकन का। तो किसका है कि जो है अनुमोदन प्राप्त करने के योग्य बनो, ये कथन किसने दिया है? मैकियावेली ने दिया है या फिर जो थॉर्नडाइक है उन्होंने दिया है या फिर बेकन ने दिया है या फिर ऑर्थर जो डब्ल्यू पेज है उन्होंने दिया है? तो जन अनुमोदन प्राप्त करने का जो कथन है वो किसने दिया है? किसने दिया है? जो ऑर्थर डब्ल्यू पेज है उन्होंने दिया है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। जन यहाँ पर टाइपिंग एरर है, जन है कि जन अनुमोदन प्राप्त करने का जो कथन है वो किसने दिया है? ऑर्थर जो डब्ल्यू पेज है उन्होंने दिया है। कथन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सीधे ये पूछा गया है कि किसने दिया है और ये जनसंचार से भी कहीं ना कहीं संबंधित है, तो इसलिए जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंपर्क के प्रकारों में शामिल है जनसंपर्क नीति, वक्तव्य तथा प्रेस विज्ञापतियां, प्रचार, इनमें से सभी। क्या शामिल है जनसंपर्क के प्रकारों में? क्या शामिल है? ये सभी शामिल है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंपर्क के उद्देश्यों में कौन शामिल नहीं है? संगठन की सकारात्मक छवि सृजित करना, कंपनी के संकट को निपटाना, उत्पाद का मूल्य तय करना, कर्मचारियों को प्रेरित करना। तो कौन सा जो है वो जनसंपर्क के उद्देश्यों में शामिल नहीं है? तो उत्पाद का यहाँ किसी प्रकार का कोई जो संबंध है वो जनसंपर्क से नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, उत्पाद का मूल्य तय करना। यहाँ पर इसका कोई भी जो काम है वो नहीं, उत्पाद का काम जो है जनसंचार में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑथर पेज ने जनसंपर्क के कितने सिद्धांतों को अभ्यास में लिया है? तो ऑथर पेज ने कितने सिद्धांतों को अभ्यास में लिया है? 7 सिद्धांतों को अभ्यास में लिया है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों का यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, निम्न में से कौन श्रवण कौशल का एक भाग नहीं है? रूपरेखा, समझना, प्रतिक्रिया, सुनना। तो श्रवण मतलब सुनने की बात हो रही है ना, तो श्रवण कौशल का कौन सा एक भाग नहीं है? क्या नहीं है? रूपरेखा, समझना, प्रतिक्रिया, सुनना। तो कौन सा एक श्रवण कौशल का भाग नहीं है? रूपरेखा नहीं है। सुनेंगे तभी प्रतिक्रिया देंगे, जब सुनेंगे तभी क्या करेंगे, जब सुनेंगे तभी समझेंगे और समझेंगे तभी प्रतिक्रिया देंगे। तो तीनों ही श्रवण कौशल के भाग है, रूपरेखा नहीं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस यूनिट के इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, हम लोगों ने कर लिए। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट 6 यूनिट 1 क्लास में की है। इससे बेहतर, इससे बड़ा आप लोगों के लिए क्या होगा कि सारी यूनिट एक क्लास है और इतनी लंबी क्लास आप लोगों की चली। तो आई होप आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो बेनिफिशियल होंगी। जितना मैं कर सकती थी आप लोगों के लिए मैंने किया, जो भी टाइम मुझे मिला मैंने आप लोगों के लिए कहा था एक मैराथन मैं आपको एग्ज़ाम के पहले लाऊंगी, तो मैं आप लोगों को एक मैराथन दे रही हूँ। अगर अभी कुछ मुझे टाइम मिलेगा तो हो सकता है कि अगर टाइम मिले तो कुछ क्वेश्चन मैं लाने की कोशिश करूंगी, लेकिन टाइम मिलेगा तो ज़रूर लाऊंगी। बाकी इतनी थ्योरी क्लासेस आप लोगों को चैनल में मिल जाएंगी, क्वेश्चन की क्लासेस मिल जाएंगी, अति लघु, लघु, दीर्घ, सारी जो क्लासेस है वो हैं। अगर कोई बच्चा जो स्टार्टिंग से साथ में लगा हुआ है, पढ़ रहा है, तो उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि एक एक टॉपिक, एक एक चीज़, सारी चीज़ें यहाँ पर करवाई गई हैं। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों को आपके एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।